खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा। इलेक्शन कमीशन में भी इस पर गौर किया। कल वफाकी हुकूमत में के माबैन भी इस पर काफ़ी गुफ्तगू होती रही। वज़ीर आज़म हाउस में इजलास भी हुआ। इसके साथ साथ सियासी जमातों की आपस में मुशावरत कि मुमकिन सूरत हाल क्या हो सकती है वो भी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपने कायद मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी खासी पुरजोश है और उसकी तैयारियों में लगी हुई है। और लगता ऐसा है कि जैसे ही इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा हल्का बंदियों के अमल के बाद इलेक्शन मुहिम जो है वो भरपूर तरीके से शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले इलेक्शन मुहिम एक तरह से शुरू हो चुकी है। कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों के रहनुमा जलसों से खिताब कर रहे हैं और ख़ास तौर पे दीगर सियासी जमातों को खासी तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी की सिर्फ बात की जाए। और उनमें वो जमातें भी शामिल हैं जो माजी करीब में उनका इत्तेहाद का हिस्सा रह चुकी हैं, यानी कि PDM की जमातें। और ये जो लफ्ज़ों की जंग है पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन, ये भी खासी दिलचस्प इस वक्त सूरत हाल इख्तियार कर रही है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ वोटर्स को अपील करने के लिए, अपनी जानिब खींचने के लिए एक हिकमत अमली हो सकती है दोनों सियासी जमातों की। और कुछ लोग समझते हैं कि वाकई शायद जो एतमाद की फ़िज़ा पिछले 1.5 साल में दोनों जमातों बड़ी जमातों के माबैन थी वो शायद अब नहीं है। बहुत सारी वजूहात की बिना पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये भी कहा कि शायद नून लीग के साथ कोई रियायत की जा रही है। ये उनका एक मौक़िफ़ है। लेकिन इसके साथ आज जो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या मस्तूंग में हुआ और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला साहब को धमाके का वो निशाना बने। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वो भी ज़ख्मी हुए, उनके साथी भी ज़ख्मी हुए। क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड वाक़या है जो हो गया या ये एक वार्निंग है कि माजी में हम देख चुके हैं कि दहशतगर्दों ने कई सियासी जमातों को इलेक्शन मुहिम चलाने से रोकने के लिए उन पर हमले किए, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल है, JUI शामिल है। नून लीग के रहनुमाओं पर हमले हुए, शुजा खान ज़ादा साहब को शहीद किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पे उनको भी टारगेट किया गया। तो ये भी देखना है कि इलेक्शन खाली करवाना नहीं है बल्कि साफ शफाफ तरीके के साथ साथ एक पुरअमन माहौल भी देना है हमारे रियासती इदारों ने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने, ताकि वोटर बगैर किसी खौफ व ख़तर के निकलें, वोट कास्ट करें और उससे पहले जो सियासी जमातें हैं वो बगैर किसी खौफ और ख़तरे के अपनी भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएँ, अपना मंशूर सामने रखें और लोगों से वोट हासिल कर खास करें। गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर गबोल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। रोकड़ी साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ और पहले अगर इस आज का जो ये वाक़या हुआ अफसोसनाक, इसकी बात करें और सब ने मजम्मत की, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर इत्तलात और दीगर सियासी जमातों के रहनुमा। पॉइंट है इसके, आप समझते हैं कि आगे जैसे सूरत हाल बन रही है ख़ास तौर पे KP और बलूचिस्तान और बॉर्डरिंग एरियाज़ में इस किस्म के अफसोसनाक और ख़तरनाक वाक़यात होने का चांस है और क्या सियासी जमातों के लिए मुश्किल पेश आएगी इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए? जैसे जैसे आप पाकिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश में सीरियस होंगे और जैसे आपको इन इलाकों में अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी आपने हील करना शुरू कर दिया, ऑन ग्राउंड आप हील कर रहे हैं और ये वो इलाका है जो आपका फ्यूचर है और आपने अच्छा किया कि इस इलाके को फोकस कर लिया, बलूचिस्तान को, क्योंकि आपका दुश्मन, पाकिस्तान का दुश्मन, इसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो क्योंकि आपने फोकस कर लिया, आपने उसका दुरुस्त इलाज शुरू कर दिया, आपने लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दिया, तो आप और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस वक्त वो तमाम कुव्वतें जो मुल्क दुश्मन है वो अपनी तरफ से मुकम्मल जोर लगाएंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की शायद बहुत सारी पब्लिक को ये इल्म ना हो कि कितना बड़ा एफर्ट आपने स्टार्ट कर दिया है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो वाकई आने वाले दिनों के अंदर चैलेंजेस हैं और रहेंगे, और ये हाफिज़ हमदुल्ला खान के ऊपर और वो जो एक तबलीगी जमात है उसके ऊपर ये जो इंटेंशनली हमले हैं और आप उनका थोड़ा सा तरीका देखिए तो उसके अंदर आपको हमारे इलाके की रवायात, हमारा जो
کانسیپٹ آف لائف ہے, جو ہمارا سارا کوڈ آف کانڈکٹ ہے, اس سے بالکل متصادم ہے یہ کام. یعنی یہ کام آپ کو یہاں کا نہیں ہے, یہ کام کہاں سے اور کیسے ہے. یہ ایک پینک سچویشن ہے ان تمام قوتوں کی جو پاکستان کو چاہتے تھے کہ یہ رسوا ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمیں اپنی امان میں رکھے. اور بلوچستان میں اسپیشلی جتنی ایفرٹ انہوں نے کی ہوئی تھی, تو اس کو وہ دے آر سینگ دیٹ اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین. تو آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی چیلنجز ہیں اور رہیں گے. اب آ جائیں آپ کا جو سوال ہے انتخابات کے ساتھ جوڑ کے اس کو چلنا, تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں بہت سیریس سوچنا بھی پڑے گا, اور پریورٹی پھر کہوں گا آپ کو دینی پڑے گی پاکستان کو, آنے والے حالات کو, معیشت کو. اور جو آپ نے ہیل کرنا شروع کر دیا ہے, اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم سب نے مل کر ان کا خاتمہ, یعنی یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ جب تک جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکتے, یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. بہت بڑی ایفرٹس آپ نے کر لی, بارڈرز آپ نے کنٹرول کر لیے, آپ نے جو سمگلنگ تھی اس کو روک لیا, نارکوٹکس کے اوپر آپ نے بہت بڑا ایکشن کیا بلوچستان میں, جو کہ ایک بہت انٹرنیشنل مسئلہ ہے. اب یہ والے واقعات ان تمام لوگوں کو جو مافیاز ہیں نارکو کے, ان کو بھی, اور جو بین الاقوامی سازشیں ہیں بلوچستان میں, ان تمام کو پتہ ہے کہ اب گھیرا ان کے تنگ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ وہ پینک ہو کے واقعات کریں گے. یہ وقت ہمیں بہت یونائٹ رہ کر بھی اور پاکستان کو اس موقع کے اوپر ہمدردی کی اور متحد رہنے کی ضرورت ہے. دس از واٹ آئی ول سے. ٹھیک. اختیار ولی صاحب, اب جب الیکشن مہم کا آغاز ہوگا باضابطہ طور پہ, آپ کی پارٹی کے قائد بھی اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے, اور ماضی میں بہت سارے نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں. بڑے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں وہ دہشت گردی کا نشانہ بنے, اور یہ ایک بہت بڑا کنسرن جو سیاسی جماعتوں کا ہے. اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی حکمت عملی طے ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی مشاورت کے ساتھ, تاکہ جب آپ لوگ الیکشن مہم میں جائیں تو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو, کنسرن نہ ہو؟ کیونکہ جب آپ بڑی پبلک گیدرنگز کریں گے, ان کو سیکیور کرنا, ہر بندے کو دیکھنا, مطلب یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے پاکستان میں, اور خاص طور پہ جو ہمارے یہاں کے حالات ہیں یا جس طریقے سے ہم چیزوں کو کنڈکٹ کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ شہزاد رضا صاحب. یہ ایسا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پاکستان کے دشمن بہت سارے ہیں, لیکن یہ جو آج کا اسپیشلی جو واقعہ ہوا ہے حافظ عبداللہ صاحب کا, سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کے ساتھ زخمی ہونے والے کو, جتنے ان کے ساتھی ہیں, سب کو اللہ ایک کوئک ریکوری اور جلد صحت یابی جو ہے تو وہ نصیب کرے, اور آئندہ کے لیے اللہ رب کریم ان کو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اس میں آپ بیرونی ہاتھ جو ہے اس کو, اس واقعے میں آپ بیرونی ہاتھ کو یو کان رول اٹ آؤٹ, یہ اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور پاکستان میں کس کس کے کیا مفادات ہیں, کون کون پاکستان کے دشمن ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں, پورے دیکھنے اور سننے والے سمجھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے, جو ہماری پاک افواج ہیں, وہ بہت بخوبی اپنی ذمہ داریوں سے وہ واقف ہیں. نہ صرف واقف ہیں بلکہ بڑے احسن طریقے سے وہ اس چیز کو کاؤنٹر بھی کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ, میں سمجھتا ہوں, میں پر امید ہوں کہ الیکشن کا ماحول بننے سے پہلے انشاءاللہ العزیز ایسے تمام جتنی قوتیں ہیں, جتنے گروہ ہیں, ان کی بیخکنی ہو چکی ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز پاکستان میں جو اگلا الیکشن ہوگا وہ کوئی انشاءاللہ میں امید ہے کہ وہ ایک سیف الیکشن ہو, اور اس میں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ, تمام کینڈیڈیٹس آزادانہ طریقے سے اس میں حصہ لے سکیں گے, اور عوام, پاکستانی عوام بڑی آزادی, بڑی سہل اور سہولت کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے. کیونکہ یہ ہم اس ٹرننگ پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ میاں نواز شریف کی آمد ہے 21 تاریخ کو اگلے مہینے کی, وہ پہنچ رہے ہیں, اور وہ اپنی الیکشن کیمپین کو خود لیڈ کریں گے اپنی جماعت کی. اور جب بھی پاکستان کسی بری حالات سے نکلتا ہو اور
अच्छे हालात की तरफ उसकी मूवमेंट बनती हो तो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें सारी मुत्तहिद अच्छा होती हैं। इख्तियार वली वो साहब, हरकत एक में आती सवाल हैं, और जिस है तरह कि आपने हमने आज माजी में ये दस्तों देखा, का इख्तियार साहब सवाल ये कि माजी में हमने देखा कि जो जमातें, जो सियासी जमातें जिनका बयानिया बड़ा सख्त था दहशत गर्दों और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उनको ख़ास तौर पे टारगेट किया और ज़्यादा नुकसान भी उन्होंने उठाया। कुछ सियासी जमातें जो यकीनन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तो ये हर शख्स है, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी है, लेकिन वो उस तरीके से उनकी मजम्मत या मुखालफत या खुलेआम तनकीद नहीं करते थे, तो वो उसके शर से बहुत हद तक महफूज रहे बनिस्बत उन सियासी जमातों की जिनकी तरफ हमने पहले इशारा किया। तो जब ये मुहिम चलेगी और ये कंसर्न भी यकीनन सियासतदानों के जहन में होगा, तो क्या ये देखा जाएगा, एहतियात की जाएगी कि कोई ऐसी बात ना की जाए कि जिससे उनको या उनके जितने भी आसपास के लोग हैं, वोटर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनको नुकसान ना पहुंचे, या खुले आम हेड ऑन जो पाकिस्तान और रियासत देखिए पाकिस्तान के दुश्मन हैं शहजाद उनको रजा लिया साहब जाएगा? बात खुल के करते हैं। पाकिस्तान की एक वाहिद सियासी जमात है जिसको तहरीक इंसाफ कहते हैं, जो दहशत गर्दों की शरारत से और उनकी कार्रवाइयों से महफूज रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात थी जिसने तालिबान को, टीटीपी को, इन लोगों को यहाँ पर दफ्तर खोलने की भी इजाजत दी थी। बल्कि परवेज खटक ने तो कहा था कि हम आपको खर्चा पानी भी देंगे, आप आइए और अपना दफ्तर खोलिए। इमरान खान ने ये सारी चीजें पाकिस्तान में जब ये ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद वगैरह वगैरह का ये ऑपरेशन हुए, उसके बाद पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमन बहाल हो चुका था। और इमरान खान, मैं नहीं समझता कि उनके इंटेंशंस क्या थे। महमूद खान उस वक्त वजीर आला थे। स्वात के रास्ते, मटा के रास्ते, चित्राल के रास्ते और वजीरिस्तान काशगर के रास्ते इनको दोबारा इंपोर्ट किया गया, इनको एक सेफ वे दिया गया और इनको आने दिया गया, और बात की गई कि ये इनके साथ हमारी बातचीत हो गई है या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो आज जो हम भुगत रहे हैं ये उन्हीं का बोया हुआ है, और इसमें कोई लफाजी नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई इल्जाम तराशी नहीं है। ये वो बात है जो मैंने ओवर द फ्लोर असेंबली कही थी। सामने महमूद खान बैठा हुआ था। महमूद खान से मैंने सवाल किया था जब वो सीएम थे, मैंने कहा हमारी इत्तला के मुताबिक आपने अपनी जान बख्शी के लिए 50 करोड़ रुपए तावान दिया है। अगर आप 50 करोड़ रुपए तावान दे सकते हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। आपके पास तो माले हराम बूद बजाए हराम रफ्त वाला हिसाब तो आपने तो दे दिया, मेरे पास तो फिर जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ठीक, तो मेरी उस बात का अगर वो इल्जाम भी था, उस बंदे ने जवाब नहीं दिया, और वो आज तक मेरी इस बात का जवाब नहीं दे सकता। फिर पीटीआई के उस वक्त जब इन्होंने इन लोगों को इंपोर्ट किया, जो रास्ते मैंने आपको बताए, उसके बाद पीटीआई के 10-12 लोगों ने, किसी ने 30 करोड़, किसी ने 25 करोड़, किसी ने 20 करोड़ रुपए की तावान अदा करके अपनी जान बख्शी कराई थी और अपने आप को सेव कर रखा था। और उनके कुछ दोस्तों पर हमले भी हुए थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे। तो पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात, अगर इसको कोई सियासी जमात समझता है, मैंने कभी पीटीआई को न सियासी जमात समझा है, ना समझता हूं, न थी ना वो है। अगर किसी को मतलब खैर औफियत थी तो वो शायद एक जमात थी, वो पीटीआई थी। ठीक। नादिर कबोल साहब, आपकी जमात खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या आपको कोई वाकई कंसर्न्स हैं कि जब आप इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन मुहिम में जाएंगे, पूरे मुल्क में आप जलसे करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो ये एक ख़तरा जो है वो सर पे मंडलाता रहेगा, और इसके लिए आप समझते हैं कि एक हिकमत अमली तय होनी चाहिए, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि किस तरीके से एक सेफ एनवायरनमेंट मिलेगी हमें इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पार्टी सबसे बड़ी मुतासिर जमात है इस दहशत गर्दी के एक बीमारी से, कैंसर से। हमारी जो लीडर है शेख मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो हमसे जुदा हो गई। आपको याद होगा इसी तरह के कुछ टेररिस्ट लोग थे, उन्होंने एक बड़ी महफिल में जिस तरह हमारी लीडर हमसे छीनी, हम कैसे भूल सकते हैं इसको। और अभी भी हमारे जो लीडरशिप है, चाहे बिलावल साहब हो, चाहे आसिफ साहब, चाहे बिलावल साहब की बहनें हो, ये सब इस वक्त इनके टारगेट लिस्ट पे हैं। बल्कि कुछ टाइम पहले आई थिंक सिक्योरिटी एजेंसीज ने अनाउंस भी किया था कि बिलावल साहब स्पेशली इनके हाई रैंकिंग टारगेट लिस्ट में से एक हैं। तो हम तो काफ़ी टाइम से कह रहे थे, जब साबका हुकूमत थी पीटीआई की,
तब से हम शोर मचा रहे थे कि तालिबान के जो ऑफिसेज हैं वो नहीं खोले जाने चाहिए, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने जान छुड़ाई थी टेररिज्म से। और कभी भी हमने नहीं समझा था कि ये जो टेररिस्ट हैं वो किसी की भी दोस्त हो सकते हैं। आई मीन यू कैन नॉट फॉर अ सेकंड अस्यूम कि इनकी जो फितरत है वो बदली जा सकती है। और अभी हम बिल्कुल इस चीज़ को फेस भी कर रहे हैं, और इलेक्शंस में मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ है कि बड़े जलसों में जहां आवाम जमा होगी, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, चाहे नून लीग या दीगर पार्टीज की हो। आज तो JUI के एक लीडर के ऊपर अटैक हुआ है, अब कल किसी के ऊपर भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह हम सबको बचा के अपने को ईमान में रखे। और इसमें देखें अब तो अच्छा, एक सवाल ये है कि आप ने बिल्कुल मतलब आपने एतराज़ात उठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस हिकमत अमली के हवाले से, अगर ये वाकई कोई हिकमत अमली थी। क्वेश्चन इस के फिर आप भी ड्राइविंग सीट पे रहे तकरीबन लगभग 1-1.5 साल के करीब, तो आप लोगों ने क्या कोशिश की कि इस ट्रेंड को रिवर्स किया जाए? और यकीनन इलेक्शन में जाना था, आपको भी पता था। और आप जैसे बात कर रहे हैं कि टारगेट पे भी आप लोग थे और हैं, तो क्या कोशिश की गई कि ये कोई बहुत बड़ा ख़तरा ना बन सके हमारे लिए? देखिए, जाहिर सी बात है, जो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ हमने डिस्कस किया था कि आगे तक इशू बन सकता है। जो साबका हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद नहीं समझती थी कि ये इशू होगा, और वो उनको लग रहा था कि अफगान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात और जो अग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से हम सेफ रहेंगे। बट हमें तो पता था कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये वन एंड द सेम थिंग है। और अभी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए। तो हमारी जाहिर सी बात है कि आपको याद होगा कि बल्कि हमारी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स थी हिना रब्बानी खान साहिबा, वो भी गई थी, उस पर इतना एक इशू बना था। वहाँ पे भी इनकी माइंडसेट साबित हो गई थी कि किस सोच के लोग हैं। तो तब से हम बात कर रहे थे अपनी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से कि एट द एंड ऑफ द डे जाहिर सी बात है हमारी जितने भी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने न्यूट्रलाइज करना होता है। और अब जाके आई थिंक जो नई सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसने इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है। जो सुनने में आ रहा है कि जो आर्मी चीफ की मुलाकातें हुई है बिजनेस कम्युनिटी से और दीगर सिविल सोसाइटी, तो वहाँ पे आर्मी चीफ ने भी एक्सेप्ट किया है, सुनने में आया है, अभी 100% तो नहीं कह सकते, तो उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए थे और उनको अफगानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और उसी की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। और जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम तो अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने, सबूत ये है कि वहीं से आ रहे हैं ये सब। ठीक, रोकड़ी साहब, इलेक्शन ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके बाद आपकी जानिब में आता हूँ। चेयरमैन कानून काउंसिल के बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन करने का। आज अफसोसनाक वाक़या हुआ, हाफिज़ अब्दुल्ला को दहशतगर्दों ने निशाना बनाने की कोशिश की, खुशकिस्मती से इसमें नुकसान नहीं हो सका, लेकिन आप समझते हैं कि ये एक वार्निंग है ना सिर्फ JUI बाकी दीगर सियासी जमातों के लिए जो तैयारी शुरू कर रही हैं आइंदा होने वाले इलेक्शन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम तो आप देखें बाजोड़ में भी उससे पहले भी निशाना है मौलाना फजलुर रहमान की जमात, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हालात जो हैं आगे की तरफ बढ़ेंगे इलेक्शन की तरफ, ये हालात और ख़राब होंगे। इस वक्त हिंदुस्तान आपके मुल्क के अंदर जो खेल खेल रहा है वो चाहता है कि किसी भी तरीके से शिया सुन्नी, मुस्लिम मसीही या किसी भी तरह पाकिस्तान में बदअमनी पैदा हो और पाकिस्तान की माशी अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अब तक 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूलियां की जा चुकी हैं। 5000 मुकदमा दर्ज हुए हैं और पहले 7 रोज में 80 करोड़ रुपए जो हैं वो वसूलियां हुई हैं। गुज़श्ता 2 रोज में 90 करोड़ की वसूलियां की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी तवानाई डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की जानिब से ऐसा ट्वीट में बताया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी
जारी हैं। अब तक 1,74,80,00,000 रुपए की वसूलियां की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी तवानाई डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की जानिब से ऐसा ट्वीट में बताया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अब तक 1,74,80,00,000 रुपए की वसूलियां बिजली चोरों से की जा चुकी हैं। 5,000 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और पहले 7 रोज की अगर बात करें तो 80 करोड़ और गुज़श्ता 2 रोज की बात करें तो 90 करोड़ की वसूलियां की जा चुकी हैं। सेक्रेटरी तवानाई डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की जानिब से ट्वीट में बताया गया है कि मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। हुकूमत ने आईनी हाथों से निपटने का फैसला कर रखा है और अब तक 1,74,80,00,000 रुपए तक की वसूलियां की जा चुकी हैं। 5,000 मुकदमात हैं जो बिजली चोरों के खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। पीटीवी न्यूज से फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, जिस तरह हमने सन 2000 के बाद 9/11 के बाद जो हमारे ऊपर जंग एक दहशत गर्दी की मुसल्लत हुई थी, हमने उसका मुकाबला किया और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। उसी तरह मुत्तहिद होकर इसका भी मुकाबला करना होगा और ऐसे अनासिर का, ऐसी कुव्वत का जो बेगुनाह इंसानों पर हमला आवर हों, उनको कत्ल करें, उनको निशाना बनाएं, उनके मुकाबले में कौम और फौज और बल्कि मैं ये कहूंगा कि रियासत और अवाम दोनों को मुत्तहिद होकर खड़ा होना है। ठीक, अशरफी साहब, माजी में हम बहुत बड़े बड़े नाकाबिले तलाफ़ी नुकसानात बल्कि बर्दाश्त कर चुके हैं, झेल चुके हैं इस दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के हाथों, तो हम मज़ीद नुकसानात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसके लिए आप समझते हैं कि हम तैयार हैं? इस वक्त एक निगरान सेटअप चल रहा है, यकीनन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, रियासती इदारे हैं, उनकी कमिटमेंट हमारे सामने है जिसका बार बार वो अयादा भी कर चुके हैं, लेकिन जो काम करना है वो तो एक लॉन्ग टर्म, यानी कि जिस ऐसे स्टेप्स लेने जिनके दूर रस नताइज हों, वो क्यों कर मुमकिन होगा? और उसके आपने इलेक्शन में भी जाना है, ये भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो ये आप समझते हैं कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ कि सूबाई हुकूमतें, बिलखुसूस बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि सारी सूबाई हुकूमतों को जो निगरान हुकूमतें हैं उन्हें तवज्जो देनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पे और जो रोजमर्रा के मसाइल हैं उनके ऊपर। महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, उन्हें लंबा प्लानिंग जो है ना कि उन्होंने पुल बनाने हैं या उन्होंने सड़कें बनानी है या उन्होंने ये करना है, उनका काम भी नहीं है। और उन्हें क्या है जो हकीकी मसाइल है इस वक्त, वो एक मसला एक में जी ताहिर अशरफ जी आप जारी रखिए। जी, और मैं ये बात समझता हूँ कि अगर इस तरफ तवज्जो दी निगरान सूबाई हुकूमतों ने तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा। ये एक आप पर मुसल्लत जंग है जिसका आपको मुकाबला करना है, इससे राह फरार तो आप इख्तियार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल ताहिर शफी साहब, क्योंकि अब ये सूरत हाल ऐसी है कि हम इससे छुटकारा नहीं कि इलेक्शन ऐसा है कि इलेक्शन ने होना है आईन पाकिस्तान के मुताबिक, और उससे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी यकीनन हमने कंट्रोल करनी है। इसमें हुकूमत का, रियासती इदारों का यकीनन एक भरपूर किरदार है और होना भी चाहिए। आप जैसे जो उलमाए कराम हैं जिनके कोई सियासी स्टेक्स नहीं हैं, हमने देखा कि आप तनकीद यकीनन करते हैं, बड़े ज़ोर शोर से करते हैं इसमें, लेकिन जो इस्लाह की बात है, अगर कोई शख्स गलत रास्ते पर चल पड़ा है और उसको एड्रेस करना, उसको बताना कि उसके जो ब्रेन वॉशर हैं वो तो काम करके उसको भेज देते हैं, बाकी आप जैसे उलमा कराम जो बात करते हैं उसका वजन क्यों नहीं उन पर पड़ता? वो क्यों कोई ऐसी नसीहत नहीं लेते कि ये काम गलत कर रहे हैं, आप लोगों को सुन के, आप लोगों को देख के? मैं आपसे अर्ज करूं जी कि ये करने वाले तो 2 होते हैं या 4 होते हैं या एक आता है। मैं आपको मिला सकता हूं हजारों लोग, सैकड़ों भी नहीं, कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हम बिलखुसूस मैं ये बात कहूंगा कि मैं 3200 लोग अफगानिस्तान की जेलों से लाया था।
56 क्यूबा से आए थे गुआंतानामो बे से। एक उनमें से वापस इस रास्ते पर नहीं गया इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के रास्ते पर। ये एक बड़ी जंग है जिसे आपका दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। 100 में से कोई 1 या 2 कामयाब हो जाते हैं, 98 नाकाम होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं। जिनकी इस्लाह हो जाती है वो तो सामने नहीं आता ना जी। आप मीडिया के लिए खबर ये है कि इंसान ने कुत्ते को काटा है, ये खबर नहीं है कि कुत्ते ने इंसान को काटा है। तो जिनकी इस्लाह हो जाए उस पर तो कोई बात नहीं करता, और जो 1-2 लाजमी बात है, नुकसान होता है, उस पर बात होती है। लेकिन मैं समझता हूँ ये हम सबकी जंग है, इसमें मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना है, सियासतदानों को भी। और बिलखुसूस मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि सियासी और मजहबी कुव्वतों को अब फैसला करना है और इस दिन बड़ से बाहर निकलना होगा कि आपने इन दहशत गर्दों के हवाले से क्या मौकफ अपनाना है। ये जो बाज लोगों का मौकफ दरमियान में है ना, उसका भी बहुत नुकसान हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। एक बार फिर आपको आगाह करें कि अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ सामने आ रहा है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां हैं। हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, राना शहजादुल सलाम। मजीद तफसीलात उन्हीं से लेते हैं। जी राना शहजादुल सलाम, अहम खबर है, आगाह कीजिएगा। जी ये एक इंतहाई अहम खबर है। मौजूदा जो सूरत हाल बनी हुई है अफगानिस्तान के हवाले से के ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का जो गठजोड़ है वो अब खुलकर सामने आ गया है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कलदम तंजीम जो आलमी दहशतगर्द करार पाई है, अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियाँ की गई हैं। अलकायदा अफगान तालिबान हुकूमत के साथ करीबी और अलामती ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फायज हैं। अलकायदा के अरकान ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर में तकर्रियाँ और मशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। इसके अलावा तालिबान जो है अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियाँ करते हैं और उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल बड़ी तेज़ी से पेचीदा होती जा रही है। ये जो एक रूसी दानश्वर हैं व्लादिमीर वर्नोकोफ के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के हाथ में असला और गोला बारूद आने के खदशात अब अमली शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अमरीकी सफीर लेंडा थॉम्सन ग्रीनफील्ड ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान को अब ये बताना होगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनाहगाह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मगरबी ममालिक की जानिब से जो हथियार अफगानिस्तान लाए गए अब वो दहशत गर्दों के हाथ लग चुके हैं। साबिक अमरीकी सेंट काम के कमांडर ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला को उन्होंने तारीखी गलती के तनाज़र में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के जो एक जल्दी से बग़ैर किसी हिकमत अमली के इनखला किया गया है, जिसकी वजह से अस्करियत पसंदों को एक बार फिर इस मुल्क में कदम जमाने का मौका मिला है। इसके अलावा ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके शुरा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए बदस्तूर संगीन खतरा हैं। उन्होंने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वह मुल्क में मौजूद इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करें। इसके अलावा ताशकंद कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मजीद कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कलदम तंजीम है अफगानिस्तान में महफूज पनाह गाहें रखती है और वहाँ से ही पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के हमले किए जा रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने भी इस बात की एक बार फिर अपनी हेडलाइन में तस्दीक की है कि अफगानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी की अमाजगा बन चुका है। जी
जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुल सलाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौजूदा हालात के तनाजुर में इंतहाई अहम खबर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे नुमाइंदे भी हमारे इसी हवाले से तफसीलात शेयर कर रहे थे। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़ सामने आया है। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा के रहनुमा तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती में आला ओहदों पर फाइज हैं। इसी के साथ ही एक और हम खबर भी आपके सामने रखेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की ज़ेर सदारत चारों सूबों का डेंगू की सूरत हाल पर जायजा इजलास इस वक्त जारी है। मरियम मलिक हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी नुमाइंदा, मजीद तफसीलात उन्हीं से लेंगे। मरियम आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेंगू के फैलाव और उसके मुमकिन बचाव के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। इसी के हवाले डॉक्टर नदीम जान की ज़ेर सदारत है डेंगू जो है वो जायजा इजलास जारी है। वज़ीर सेहत का कहना है कि वफाक और सूबे जो है मिलकर डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए मौसर और मरबूत हिकमत अमली तश्कील दे रहे हैं और अवाम को बीमारियों से महफूज रखने के लिए जो है इकदाम कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि कोरोना वायरस के तजर्बात से सीखते हुए बीमारियों के खात्मे के लिए जो है हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। और उनका ये कहना था कि डेंगू की रोकथाम के लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क तश्कील दे रहे हैं। वजारत सेहत सूबों में बीमारियों के खात्मे के लिए हर किस्म के जो इकदाम हैं उसको उठा रही है। उनका ये कहना था कि इजलास में जी नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान की ज़ेर सदारत चारों सूबों का डेंगू की सूरत हाल पर जायजा इजलास इस वक्त जारी है। डेंगू के फैलाव और रोकथाम के हवाले से ये इजलास है। वफाक और सूबे मिलकर डेंगू वायरस की रोकथाम के लिए मौसर और मजबूत हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर नदीम जान का। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। खुरम हमीद रोकड़ी साहब, नादिर कबूल साहब और इख्तियार वली साहब साथ मौजूद हैं। बात कर रहे थे कि दहशत गर्दी जो माजी में सियासतदानों, सियासी जमातों और सारे सियासी माहौल को ख़राब कर चुकी है, निशाना बना चुकी है। आज जो वाक़या हुआ हाफिज़ हमदुल्ला पे, क्या ये उसी की एक कड़ी है या सिर्फ एक अकेला आइसोलेटेड वाक़या है? ये खुरम हमीद रोकड़ी साहब, अभी हाफिज़ ताहिर शरफ़ी ने बात की कि सियासी जमातों को एक मौक़िफ़ अपनाना होगा। अब हर जमात का एक अपना मंशूर है, अपनी एक आइडियोलॉजी है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन प्रिंसिपल इन जनरल तो सारे हैं, लेकिन उसको डील करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए, उनको उनके ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाने में उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप समझते हैं कि ये मुमकिन हो सकता है कि सारी जमातें एक ही बयानिया बनाएं, चाहे नरम हो चाहे सख्त हो, जो भी हो? संजीदगी तो लाजिम है और एक लाइन ड्रॉ की जाती है कि इस लाइन से इस तरफ जिसने भी क्रॉस किया हम उसको किसी भी सूरत ना कबूल करेंगे, ना हम उसको इजाज़त देंगे और हम हर सूरत उसके सामने खड़ा होंगे। और इसमें बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए। हम क्यों नहीं करते, दिस इज़ अ क्वेश्चन। लोगों को भी सोचना चाहिए, उन जमातों को भी सोचना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। जैसे एक रेफर कर रहे थे, इख्तियार वली खान ने कहा कि उनके सूबे के अंदर उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी ने एक नहायत गलत हरकत की और वाकई ये ठीक है कि वो एक ऐसा अजीब व गरीब स्टेप था और वो नहीं लेना चाहिए था कि जिसके असरात आज आप देख रहे हैं। असल में अब इस KP के इशू को जब बलूचिस्तान के साथ अब मिक्स होता देखते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा है। और मैं फिर कहता हूँ कि उस बंदे को जो इस वक्त अटक जेल में है, उससे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि उसने क्यों किया ये काम। यानी आपको जब एक सीट मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, आप बाय योर सेल्फ इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं और क्यों ले सकेंगे जिसकी रिप्रिकॉशंस जो हैं या जिसके नताइज में पूरी के पूरे मुल्क को भुगतना पड़े। ये थ्रेट ग्रुप, ये टेरर ग्रुप्स को स्पॉन्सर करना क्यों? ये कोई मामूली चीज़ है?
اور جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، پھر جیسا ہمارا بارڈر ہے اور جیسے حالات ہمارے لیے آگے ہم جس کوشش میں ہیں، کمنگ بیک ٹو واٹ آئی سیڈ. لیکن یہ بات اگر آپ کی تھوڑی سی اور اس کو کھل کے اور ذرا وضاحت کے ساتھ بات کریں تو یہ تو بہت ہی سیریس ایک ایلیگیشن آپ ریز کر رہے ہیں کہ انہوں نے حکمت عملی کے تحت کیا تاکہ ان کے سیاسی مخالفین کو ٹف ٹائم ملے اور ان کو ان کی وجہ سے ایک ایزی رن مل جائے اگلے الیکشن کے لیے. دیکھیں ہم اگر یہ کہیں کہ یہ جی بالکل سادے لوگ تھے اور بے وقوفی میں کیا، نہیں، آئی ول ناٹ بائی دیٹ آرگومنٹ. دیکھیں ان کو وہاں سے اٹھایا، وہ رہ رہے تھے افغانستان میں، ہم آسان کرتے ہیں معاملے کو، افغانستان میں رہ رہے تھے اور وہ رہ رہے تھے افغان گورنمنٹ کے پاس، جو وہاں پہ اس وقت گورنمنٹ ہے افغان کی. انہوں نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیٹ کیا اس بندے نے، اور یہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے. کیوں؟ وجہ آپ یہ نیگوشیٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو ان کے ساتھ کریں جن کے پاس وہ رہ رہے ہیں، تاکہ کل اگر ان میں سے کوئی حرکت کرے تو آپ ان کے ساتھ بات کریں، آپ ملک کے ساتھ بات کریں. ہمارے افغانستان کے اوپر احسانات ہیں، ہم نے افغانستان کو ہر صورت میں مدد کی ہے. افغانستان کے اس وقت بھی پاکستان کے اندر لاکھوں کی صورت میں پتہ نہیں کتنی تعداد بھی شاید ہمیں معلوم نہ ہو، آپ نے ان کو پناہ دی، آپ نے ان کی اکانومی کو بہتر کیا، آپ کے ملک میں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیا، آپ نے بھار اٹھایا افغانستان کا. اور یہ بندے جو بیٹھے ہوئے تھے، جو ٹربل تھے پاکستان کے لیے، وہاں پر ہماری ڈائریکٹ نیگوشیشن ہوتی ان کی اس حکومت کے ساتھ کہ ان ٹربل لیکن وہ نہیں ہوئی، نہیں کیا. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. دیکھیں اس چیز کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. اب پولیٹیکل پارٹیز الیکشن میں جانے کے لیے اگر کوئی ویک سٹینس لیتی ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ جی شاید ان کا ووٹ بینک ہمیں مل جائے، اور وہ جو ایک لوکل قسم کی پالیٹکس چلتی ہے، تو اس سے پرہیز ضروری ہے. ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کس بندے نے پاکستان کا کیسے نقصان کیا، اور اس بندے کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ، ناٹ آل آف دم، پارٹیز کے اندر بھی ہمیں ایک ماضی میں جیسے کچھ سیاسی جماعتوں کی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم کھل کر ان کو کرٹیسائز نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے، ان کی مذمت نہیں کرتے، تو شاید ہم اس ڈینجر زون سے باہر ہوں. کیا یہ سوچ ابھی بھی ہے؟ نہیں، یہ سارے بہانے ہیں ڈینجر زون سے باہر ہوں. کس بات کا ڈینجر زون؟ اور آپ کیسے چلیں گے پالیٹکس؟ آپ کیسے کریں گے؟ آپ ڈینجر زون سے باہر ہوں، پبلک ڈینجر زون کے اندر ہوں. آپ اپنے کچھ خواص ڈینجر زون سے مستی کے اندر ہوں، کبھی کوئی یورپ بیٹھا ہو تو کبھی بچوں کے ساتھ، ابھی میں کیا بولوں، اور وہ جو پبلک آف پاکستان ہے وہ ڈینجر زون کے اندر. نہیں، سوال جو میرا یہ تھا کہ ماضی میں کچھ سیاسی جماعتوں نے ایک نرم رویہ رکھا، غلط کیا، سمپتھائزر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اپولوجسٹ کہہ لیں. اس کی وجہ یہ تھی جو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تاکہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہیں اور سیاسی مہم آسانی سے چلا سکیں. کیا یہ سوچ ابھی بھی ہے یا نہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جی، ذات محفوظ رہی ان 300-400 بندوں کی. ٹھیک، ذات اے این پی نے فیس کیا کہ اے این پی کو کریڈٹ دے نا، اے این پی نے فیس کیا کے پی کے اندر. ذات تو محفوظ ہو گئی 300-400 بندوں کی، 500 آدمیوں کی. ملک کا کیا بنے گا؟ کیا ملک کی یا عوام محفوظ ہوئی؟ تو سوری ٹو یوز اے ورڈ، ٹھگی، ان ٹھگیوں میں سے بھی ہمیں نکلنا پڑے گا. صحیح. یو ہیو ٹو بی کلیئر، کلیئرٹی ہونی چاہیے. یا پالیٹکس چھوڑ دیں، یا اگر آپ ایک منصب کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اپنے ملک کا، اپنے ملک کی عوام کا، اپنے ملک کے فیوچر کا، اپنے ملک کے آگے جانے والی تمام چیزوں کا سوچنا ہے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے کمپرومائزز کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو راضی کر لیں گے، یا وہ راضی ہو کے آپ کے ساتھ آپ اس کو مینس بنا دیں، جتنا مرضی بنا لیں. آپ ایک ملک ہیں، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ یونائٹڈ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے ہمیں کیوں نہ تکلیف ہو جب بلوچستان کے اندر یہ کام ہوتا ہے. صحیح. میرے گھر کے اندر، میرے پروونس میں، ہمارے اساسوں کے اوپر، میرے گھر کے اندر یہ چیز ہم کیوں نہ تڑپیں اس کے اوپر، ہم کیوں نہ تڑپیں اگر کے پی میں کچھ ہوتا ہے. تو یہ تو ساروں نے مل کے کرنا ہے، اور اگر کوئی بھاگ کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک. اختیار ولی صاحب، ایک تو یہ بات اپنی جگہ پہ چل رہی ہے کہ اس کو آپ نے الیکشن مہم میں کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، کیا آپ کا موقف ہوگا، یا جو پہلے سے ایک چلا آ رہا ہے آپ کا سٹانس، اسی کو لے کے آپ آگے بڑھیں گے یا اس کے زیادہ اس میں سختی لائیں گے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں بظاہر نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی میں جیسے کچھ الفاظ کی جنگ ہو رہی ہے، کرٹیسائز کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بلاول صاحب، وہ بلکہ چیئرمین، اس کو پاکستان مسلم لیگ کو خاصی تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. تو اصولی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ عوام کے سامنے ایک باقاعدہ ایک پوری حکمت عملی رکھیں
ایک منشور کے تحت آپ بتائیں کہ اگر آپ حکومت میں آئے تو کیسے آپ ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ جو تنقید برائے تنقید کا جو ایک سلسلہ ہے جو ختم نہیں ہوا، یہ مزید آگے بڑھ جائے گا الیکشن کے قریب جا کے، اور ہم اس میں کڑواہٹ دیکھیں گے جس کا فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں کہ جن کی طرف ابھی بات کر رہے تھے روکھڑی صاحب. اگر آپ الیکشن کی بات کریں نا تو الیکشن میں 2013 کا جو الیکشن تھا، ہمارا آدھا منشور وہی ہے جو ہم نے 2013 میں پیش کیا تھا. 2013 میں جب ہم الیکشن میں جا رہے تھے تو ہم سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں دیں، ہمیں روٹی بھی نہیں چاہیے، بجلی بھی نہیں چاہیے. 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی جب زرداری صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں نوکری بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں امن لا کے دے. 2013 سے لے کر 18 تک ہماری حکومت رہی، ہم نے امن بحال کروایا پورے ملک میں. خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، سندھ، جو سارا کچھ تھا سارا کلین اپ ہو گیا تھا، پورا ملک پرامن ہو گیا تھا. اب میں نے کہا نا ہمارا آدھا مینیفیسٹو وہی ہے جو 2013 میں تھا، اور پھر ہم نے نہ صرف امن بحال کرا کے دکھایا، پھر ہم نے بجلی بھی پوری کر کے دکھائی. اور کچھ ایسے علاقے تھے کہ اس میں کافی سارے لوگوں کو جو زیرو لوڈ شیڈنگ پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، جہاں پہ بجلی کی چوری نہیں تھی. تو یہ ہمارے کارنامے، یہ ہمارا مینیفیسٹو ہے. ہاں اب آپ الیکشن کی بات کریں تو یہ یاد رکھیں کہ الیکشن جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا. پاکستان جب بھی کسی مصیبت سے نکلتا ہے اور جب اس کی یہ ٹیک آف کے لیے ریڈی ہوتا ہے تو اس کے سارے دشمن جو ملک کے اندر ہیں ملک کے باہر ہیں وہ سب چوکنے ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہی کرنا ہے. لیکن میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ اس وقت ہماری جو فوج کی کمان جو جنرل کر رہا ہے، he knows how to deal. اس کو پتا ہے کہ اس نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. اس کے ساتھ جو اس کی ٹیم ہے ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہمیں اللہ کے بعد اپنی فورسز پر، اپنی فوج پر یہ ہمارا یقین ہے کہ وہ ان چیزوں کو سنبھال لیں گے. اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں یہ ایک بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. روکڑی صاحب نے کہا نا کہ ANP نے کاسٹ پے کی. جان جو رات آپ کی قبر میں ہوتی ہے وہ کبھی گھر میں بستر پر نہیں ہوتی. امیر مقام پر جو ہمارا صوبائی صدر ہے اس پر 8 حملے ہو چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ سروائیو کر گیا ہے، ادروائز اس کو چھوڑنے، اس کے ساتھ کئی لوگ مر گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، لیکن وہ محفوظ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جماعت محفوظ نہیں ہے، کوئی سیاسی بندہ محفوظ نہیں ہے. اور اگر KP محفوظ نہیں رہا تو بلوچستان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ بلوچستان محفوظ نہ ہو تو پھر سندھ کیسا محفوظ رہے گا؟ اگر سندھ محفوظ نہ ہو تو پنجاب کیسا محفوظ رہے گا؟ تو آپ کا پورا پاکستان سٹیک پر ہے. ان ساری چیزوں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھلے اپنی، اگر وہ الیکشن کا کوئی نیا نیریٹو بناتے ہیں، جو انہوں نے بہانہ پکڑا ہوا ہے نا یہ سینسس کا اور الیکشن کا کہ ڈیٹ دیں، یہ سیاست ہے، یہ محض سیاست ہے. سیاست کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہ ان کے نئے الیکشن کا ایک نیریٹو ہے. ادروائز وہ اتنا بھی کر سکتے تھے کہ اگر وہ چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھ دیتے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو ان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے. لیکن اگر بات سینسس کی تھی اور پھر اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کی تھی، سینسس آپ کروا رہے تھے ڈیلیمیٹیشن کے لیے. ڈیلیمیٹیشن آپ کی تب ہونی ہے جب آپ کے سینسس ہو جائے. تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بلاول بھٹو صاحب موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری نمائندگی موجود تھی. تو میرے خیال میں جو بلاول صاحب کر رہے ہیں، جو وہ تنقید کر رہے ہیں یا کسی اور پر یا ہم پر یا کسی پر بھی، یہ ان کا ایک سیاسی وہ ایک نیریٹو لے رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ان کا پولیٹیکل سٹنٹ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پبلک ہے، سب جانتی ہے. ٹھیک. نادر قبول صاحب، ابھی یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہوئی اور انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے 90 روز میں الیکشن کروانے کے حوالے سے، اور بظاہر ہمیں ایسا لگا کہ آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بیانات میں ان کا جو موقف ہے اس میں تضاد ہے، فرق ہے. کوشچن اس کہ جب ایسی باتیں سینئر سیاستدان، پارٹی، بڑی جماعتوں کے رہنما یہ بات کرتے ہیں تو اس سے
ہام پیدا ہوتا ہے, لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. سو بہتر نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن جو ایک آئینی ادارہ ہے اس کا کام ہے کہ اس نے کب تاریخ دینی ہے, کس طریقے سے الیکشن کروانے ہیں, سو اس تک یہ محدود رہے اور پبلک ڈومین میں آ کے ان چیزوں کو اس طریقے سے پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے. نادر قبول صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں میں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ بلاول صاحب کبھی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا. انہوں نے ڈے ون سے کا موقف تھا کہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیمانڈ ہے اور آئین کے تحت الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے. اگر آئین اختیار الیکشن کمیشن کو دیتا ہے تو الیکشن کمیشن کو یاد دلانے کے لیے بلاول صاحب پبلکلی اپنا سٹانس بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر ہونا چاہیے. اس دن سے جیسے اسمبلی ڈیزولو ہوئی ہے اور جو جہاں تک یہ بات ہے سینسس کا اور ڈیلیمیٹیشنز کا, تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے میٹنگ بلائی تھی. میٹنگ میں انہوں نے ہی اصرار کیا تھا اس بات کے کہ نئے سینسس کو پبلش کیا جائے اور اس کو گو ایڈ دیا جائے, جس کے بعد تمام سی ایم صاحبان نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے انہوں نے اپنی بھی اگریمنٹ کر کے, بلاول صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے, سی ایم سارے اس میٹنگ میں تھے. اور بلاول صاحب تو ابھی بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اگر اختیار دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آئین کی دھجیاں اڑا دی جائے. اور پریزیڈنٹ صاحب نہیں, آئین کی دھجیاں تو کوئی نہیں اڑا رہا. اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں نادر قبول صاحب. جی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن آپ کی بات میں فالو کر گیا. میرا سوال سنیے گا. اب پنجاب میں ایک ایشو کریٹ ہوا کہ الیکشن ہونے تھے وہ نہیں ہوئے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا ایک پرزور اور بڑا مضبوط ایک موقف تھا دیگر جماعتوں کے ساتھ کہ الیکشن ایک ہی روز ہونے چاہیے پورے صوبوں میں, چاروں صوبوں میں, وفاق میں. اب اس کی وجہ سے یہ موقف تھا جو بھی تھا وہ ٹائم نکل گیا کہ جس کے تحت الیکشن اس صوبے میں ہونے ہیں. ایسا نہیں ہوا. آپ لوگوں نے واضح طور پہ اگر آئین پاکستان ایک بات کہتا ہے بقول آپ کے تو, لیکن پھر بھی آپ نے اس کو ٹرس پاس کر دیا, اس سے آپ آگے چلے گئے, اس میں آپ کو کوئی کباہت محسوس نہیں ہوئی. اگر اب حلقہ بندیوں کا عمل اس سے پہلے مکمل ہونا ہے تو پھر یہ بات کیوں آئی کہ جو پنجاب میں آپ کا موقف تھا وہ وفاق میں اب نظر نہیں آ رہا الیکشن کے حوالے سے؟ بہت اوبیس ہے اس کا جواب ہے, اور اس جواب کو ہماری تمام لیڈرشپ نے بار بار ایکسپریس بھی کیا. وہ یہ تھا کہ اگر دو صوبوں میں گورنمنٹ آ جاتی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی, چاہے اگر نون لیگ کی آ جاتی پنجاب میں یا پی ٹی آئی کی آ جاتی کے پی میں, تو پھر جب جنرل الیکشنز کی باری آتی, جب ایم این اے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, الیکٹ کرنا ہوتا ہے, تب صوبائی حکومتیں متاثر کر سکتی تھی اس الیکشن پروسیس کو. ظاہر سی بات ہے اگر پنجاب میں سی ایم نون لیگ کا ہوگا تو آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ پوری کوشش کرتی؟ نہیں, یہ تو ایک ہنچ کی بات ہوگی نا, آپ ہنچ کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ متاثر نہ کرتی, بہت شفاف طریقے سے ہو جاتا. اگر فار ایگزامپل سندھ میں اگر ہماری حکومت آ جاتی پہلے تو باقی پارٹیز کو یہ چلیں, آپ کی بات اگر میں یہ بھی مان لوں, آپ کے پاس ایک مضبوط جواز یا آپ کا ایک موقف تھا, ایک ہنچ تھا, ایک مفروضہ تھا, جو بھی اس کو نام دے لیں, جس کی وجہ سے آپ اگری کر گئے یا آپ نے وہ کڑوی گولی نگل لی کہ الیکشن اگر پنجاب میں آگے بھی چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ایک چیز سامنے ہے, ادھر تو آپ نے کر لیا, اس میں تاریخ کا تعین کرنا تھا, نہیں کرنا تھا, وقت آگے چلا گیا, لیکن اب جب حلقہ بندیاں ہونی ہیں تو وہ موقف بالکل یکسر طور پر الٹا ہے جو پنجاب میں تھا.